हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10th के हिस्ट्री को। और इसमें हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसमें हम लोगों ने 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस में किस तरीके से नेपोलियन ने अपने कार्यों से एक समानता लाई, जिसके वजह से फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फ्रांस की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूरोप की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में हमें समझना होगा कि उस समय यूरोप कैसा था। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप जो था वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के रूप में अलग अलग था। तो ये हमें समझना होगा। जैसे किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? एक समान पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि यानी भाषा का होना बहुत जरूरी है। यानी एक राष्ट्र का आप निर्माण करना चाहते हैं तो वहां के लोगों में एक समान पहचान होनी जरूरी है, उनकी संस्कृति का एक समान होना जरूरी है, उनकी भाषा का एक समान होना जरूरी है। तभी जाकर के उनमें एक राष्ट्र की भावना का संचार होगा। तो अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि उस समय फ्रांस में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरीके से ये समानताएं आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यूरोप जो था उस समय पूरी तरीके से एकजुट नहीं हुआ था, बल्कि अलग अलग राजाओं में, डचों में या कैंटनों में वो बटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों को एकजुट करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक समान पहचान, संस्कृति, परंपरा बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय यूरोपीय समाज जो था अलग अलग था। जैसे अगर हम बात करें एक हैब्सबर्ग साम्राज्य की, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में कहां कहां के क्षेत्र आते थे? तो ऑस्ट्रिया आता था, स्विट्जरलैंड आता था, बोहेमिया का क्षेत्र आता था। तो ये सभी क्षेत्र जो है, जैसे अगर हम बात करें वर्तमान जर्मनी की, इटली की, स्विट्जरलैंड की, तो उस समय ऐसा कुछ भी स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि ये अलग अलग राजाओं के क्षेत्र थे। और अलग अलग राजाओं के क्षेत्र के बाद जो थे वहां अलग अलग राजाओं को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्रदान थी। तो हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और बोहेमिया के अधीन आता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान में जो हम लोग रूस देख रहे हैं वो जर्मनी जो देख रहे हैं तो वो उसी का एक ये क्या था, क्षेत्र था, बड़ा हिस्सा था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अधीन। अब ये आ गया है तो ऑस्ट्रिया क्षेत्र हो गया। इसी तरह स्विट्जरलैंड और बोहेमिया ये जो क्षेत्र थे ये हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन आते थे। यानी हैब्सबर्ग का शासन यहाँ इन क्षेत्रों पर चलता था। तो हैब्सबर्ग जो शासन व्यवस्था थी उसमें अलग अलग राजा हुआ करते थे और वे अलग अलग क्षेत्रों पर अपना शासन संचालन करते थे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अलग अलग राजा तो थे ही, अलग अलग कानून व्यवस्था भी थी, अलग अलग सब चीजें थी। इसके अलावा भाषा के क्षेत्र में भी बहुत सारी जो है विविधताएं देखने को मिलती है। अगर हम देख ले बोहेमिया की अगर चर्चा करें तो बोहेमिया के जो कुलीन थे वो जो थे जर्मन भाषा बोलते थे, जबकि ऑस्ट्रिया के जो क्षेत्र में भी लोग रहते थे वो भी जर्मन भाषा बोलते थे। उसी तरह अगर हम बात करें जो लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था, इटली का जो क्षेत्र था लोम्बार्डी और वेनेशिया, यहाँ के लोग जो थे इटली भाषा यानी इतालवी भाषा ज्यादातर बोला करते थे। तो इटली भी जो था हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन था, ऑस्ट्रिया भी था हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन था। लेकिन ऑस्ट्रिया के ज्यादातर लोग जो थे या बोहेमिया के भी जो थे हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन ही था, लेकिन बोहेमिया के जो लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे और लोम्बार्डी और वेनेशिया के जो लोग थे इटली भाषा बोलते थे। उसी तरह हंगरी के जो लोग थे, ऑस्ट्रिया हंगरी हम लोग पढ़ते हैं, हंगरी के जो आधे लोग थे वो मैग्यार भाषा बोला करते थे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं भाषा के क्षेत्र पर अंतर है। उसी तरह गलीशिया के जो कुलीन थे, कुलीन आपने पढ़ा होगा कि समाज का वर्गीकरण हुआ था 2 भागों में, एक कुलीन थे और दूसरे जो थे वो किसान थे, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में जो कुलीन आते थे वो ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश बोलते थे। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी, जिसकी वजह से उनमें एकता का संचार नहीं हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे रीजन थे जो एकता को जो है रोक रहे थे। आप बताएं कि आपको
उनमें से कौन से रीजन जो है आपको और भी जानने जरूरी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको बतलाऊंगा। इसके अलावा जो बाहरी देश के दबाव थे या जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि एकता के सूत्र में हम बंधे, क्योंकि इससे होगा ये कि सभी राजा जो चाहते थे अपनी भाषा संस्कृति को आगे ले जाना, तो जरूरी था कि सभी यूरोप के देशों को एक सांस्कृतिक पहचान दी जाए, एक जो है परंपरा के अधीन उनको लाया जाए ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग संस्कृति को अपना रहे हैं, उनके राजा भी अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज थी कि ये लोग जो थे एक वर्ग यानी हैम्सबर्ग, आपने पढ़ा हैम्सबर्ग साम्राज्य के अधीन आते थे, यानी एक साम्राज्य के अधीन आते थे। हालांकि भले ही ये अलग अलग साम्राज्यों में राज्यों में अलग अलग इनकी स्थिति थी, लेकिन ये हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन आते थे। इसको जोड़ने का काम कौन करता था? बस एक ही चीज थी कि ये सम्राट के प्रति अपनी जो है थी समान निष्ठा रखते थे। ठीक है, ये साम्राज्य के प्रति अपनी क्या रखते थे जी? समान निष्ठा रखते थे, और इसी निष्ठा को लेकर के ही वो जो है एकता के सूत्र में बंधे थे। इसके अलावा बाकी कोई भी इनकी पहचान नहीं थी। तो जरूरी था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने के लिए उनकी एक सामूहिक पहचान बनाई जाए, और इस सामूहिक पहचान को बना करके यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता का संचार किया जाए। इसको लेकर के कई सारे कार्य किए गए, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।